बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में भारत के जो फिजिकल फीचर्स हैं, उनका ओरिजिन किस तरह से हुआ, उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर नहीं आए तो जो इनबॉक्स है यूट्यूब में, उसमें या व्हाट्सएप में मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं हम। इंडिया हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी में जो भी फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जो भी भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं, वो सभी भारत में मौजूद हैं। जैसे कि माउंटेन्स यानी पर्वत, प्लेन्स यानी कि मैदान, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, प्लेटू यानी कि प्रायद्वीप या पठार, पठार। भारत में जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार मौजूद है, और आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह। सो इंडिया इज ए लार्ज लैंड मास। भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है। फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, विभिन्न भौगोलिक समय में रिलीफ पर, भौगोलिक आकृतियों पर प्रभाव डाला है। ठीक है, तो ये जो भौगोलिक प्रभाव है, ये किस तरह से आए हैं, ये पर्वत, पठार, मैदान भारत में किस तरह से बने हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, उसके पहले जो भौगोलिक विभाग है, उसके पहले हम बात करेंगे प्लेट मूवमेंट की। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिक प्लेट होते क्या है। बिना इसके समझे ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो प्लेट के लिए ऐसे समझ लो कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ये बेसिकली दो प्लेट है। अब इन प्लेट में मूवमेंट होता है। अब ये प्लेट बनती कैसे हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मैं कलर चेंज करता हूँ और पॉइंटर को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 15 सही रहेगा। ओके तो ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में अलग अलग लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उस सबसे ऊपर वाली लेयर में अलग अलग तरह के प्लेट्स पाए जाते हैं। जैसे ये डिफरेंट प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट ओशनिक भी हो सकती हैं और कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं, और ये प्लेट मूव करती हैं। ये प्लेट मूव क्यों करती हैं? ये प्लेट मूव इसलिए करती हैं क्योंकि इसका जो नीचे वाला पार्ट है, लगभग 50 से 100 किलोमीटर तक वाला जो पार्ट है, यहाँ पर मैग्मा चैम्बर है। ये मैग्मा चैम्बर है। अलग अलग जगह पर इसकी हाइट अलग अलग, कहीं पर ये 50 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है, कहीं पर ये 100 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है। और इसके ऊपर ये जो प्लेट्स हैं, इनका मूवमेंट कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, अब इनका मूवमेंट होता रहता है, तो इनके मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। The movement of the plates results in the building up the stress within the plates and the continental rock above, leading to folding, faulting and volcanic activity। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो प्लेट का मूवमेंट होता है, जो प्लेट एक दूसरे की डायरेक्शन में आती हैं या एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जाती हैं, इन प्लेट इस तरह के डायरेक्शन से, इस तरह के डायरेक्शन से प्लेट का मूवमेंट होता है, और जिसकी वजह से फोल्ड पड़ते हैं। फोल्ड मतलब इस तरह से मोड़ पड़ते हैं, जैसे पर्वत इसी तरह के मोड़ में बने हुए हैं। और फॉल्ट पड़ते हैं। फॉल्ट का मतलब होता है ये एक प्लेट है और यहाँ बीच में ये दरार पड़ गई, ये फॉल्ट होता है। और साथ में वल्केनिक एक्टिविटी होती है। ये वल्केनिक एक्टिविटी है जिसमें नीचे से मैग्मा निकलकर ऊपर की ओर आता है और चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है ना। तो ये वल्केनिक एक्टिविटी है जो इसी तरह के प्लेट के मूवमेंट की वजह से होती है। बिना प्लेट के मूवमेंट के वल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती। और ये एक फॉल्ट है जिसमें एक हैवी प्लेट, ये हैवी प्लेट है, ये ऊपर वाली लाइट प्लेट है। हैवी प्लेट लाइट प्लेट के नीचे की ओर चली जाती है। ठीक है ना, ये होता है फॉल्टिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। ब्रॉडली, these plates movements are classified into 3 types। इन प्लेट के मूवमेंट को
तीन तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। while some plates come towards each other, जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, so form convergent boundary। ये दो प्लेट हैं, ये दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, या अभिसरण सीमा भी कहते हैं। हिंदी में इसको अभिसरण सीमा कहते हैं। ये कैसे होता है? इस तरह से होता है, जब ये दो प्लेट एक दूसरे की तरफ सरकती हैं तो इनके बीच में कोलिजन होता है, इनके बीच में टकराव होता है, और टकराव से जो बाउंड्री इनके बीच में जो बनी, जो सीमा इनके बीच में बनी, इस सीमा को कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। अपन बात कर रहे हैं कि प्लेटों की गतिविधियां तीन तरीके से होती है। तो इसमें पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसमें दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और कन्वर्जेंट बाउंड्री को बनाती हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेटें विपरीत दिशा में मूव करती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करती हैं। मैग्मा, ये मैग्मा चैम्बर है नीचे लोअर पोर्शन में। जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वी के 50 से 100 किलोमीटर नीचे गहराई में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है, और उस मैग्मा चैम्बर में से मैग्मा या लावा निकल कर बाहर आता है, और ये सारे स्ट्रिप्स ये नई परत बना रहे हैं। ये नई परत क्यों बन रही है? क्योंकि मैग्मा नीचे से बाहर की ओर आ रहा है और अपने दोनों डायरेक्शन में बह रहा है। तो हर साल जहाँ पर भी इस तरह की प्लेटें पाई जाती हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, वहाँ पर इस तरह की नई क्रस्ट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, तो ये मेंटल रॉक है निचले एरिया में जो माइग्रेट्स अपवर्ड ऊपर की ओर आती है, तो जिससे न्यू क्रस्ट नई क्रस्ट बनती है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्मा ऊपर आकर ये लावा को जमा करता है, ठीक है। थर्ड बाउंड्री जो होती है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अभी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कैसे होती है? ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये हमारे पास दो प्लेटें हैं और ये दो प्लेटें मूव करती हैं और विपरीत दिशा में मूव करती हैं, तो घर्षण करते हुए। ये मैंने इन दोनों प्लेटों को थोड़ा दूर दूर बनाया है, इसको आप ऐसा मान लो कि ये दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, और इसमें से एक प्लेट का मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है, एक प्लेट का मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है। तो इनके बीच में जो एरिया है जहाँ पर भी इनका घर्षण होता है, उन घर्षण के कारण जो भी नई प्लेट, जो भी इस प्लेट के बीच में जो एरिया होता है, जो भी मलबा होता है, जो रॉक्स होती हैं, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है ना। जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो तीन तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो यहाँ पर इस जगह पर या तो सेडिमेंट्री रॉक होंगी या इग्नियस रॉक होंगी, तो वो अपने रूप को बदल लेती हैं। तो रूप को बदलने से, रूप क्यों बदल रही हैं? क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये घर्षण कर रही हैं, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन होने की वजह से इनके बीच में हीट, ठीक है ना, हीट और प्रेशर, ये इन दोनों के कारण इनके बीच का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो रॉक्स मिलती हैं वो रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ऐसे एरिया को कहते हैं, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स coming together, they may either collide and crumble, or one may slide under the other. At times, they may also move horizontally past each other and form transform boundary. तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। ये इस एनिमेशन में दो तरह की प्लेटें आपको दिख रही हैं, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के साइड बाय साइड जा रही है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये टोटल ओवरऑल प्लेट टेक्टोनिक का एक पार्ट है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि प्लेट की होता क्या है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट है। ये ओशनिक क्रस्ट दो तरह की क्रस्ट हो सकती है। क्रस्ट मतलब
अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। अब एक प्लेट या तो ओशनिक क्रस्ट की बन सकती है, या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बन सकती है, या फिर कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों की मिली हुई होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से जो ओशनिक क्रस्ट है वो हैवी है, यहाँ पर दिख रही है, इसलिए वो नीचे की ओर जा रही है। ठीक है ना, ये नीचे की ओर जा रही है। तो जब ओशनिक क्रस्ट नीचे की ओर जा रही है क्योंकि वो हैवी, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैवी होगी तो ये नीचे की ओर जाएगी। ठीक है ना। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, ओशनिक क्रस्ट हैवी है और ये नीचे की ओर जा रही है। तो यहाँ पर जो मैग्मा चैम्बर है, इस मैग्मा चैम्बर पर प्रेशर पड़ता है, इसके कारण यहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है। मैग्मा ऊपर की ओर जाने से यहाँ पर ये वाला पोर्शन ऊपर उठ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माउंटेन बन गया पूरा, इस पूरे एरिया में माउंटेन बन गया है ना। और यहाँ पर ये वल्केनिक इरप्शन जगह जगह पर हो रहे हैं, वल्केनिक इरप्शन होते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम प्लेट टेक्टोनिक का होता है। ओके, अब आगे आते हैं अपन प्लेट मूवमेंट पर। प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है? बेसिकली द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियन ईयर्स। यानी लाखों सालों में प्लेटों का मूवमेंट होता रहा है, और जिसके कारण महाद्वीपों की और देशों की स्थिति में, उनके साइज में, उनके आकार में लगातार परिवर्तन हुआ है। सच मूवमेंट्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स लीफ ऑफ इंडिया। और इनमें भारत के प्राचीन भूभाग को इन्होंने परिवर्तित किया है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये वाला भारत का हिस्सा अफ्रीका से अलग होकर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और ऊपर बढ़ते बढ़ते यूरेशिया में जाकर टकरा कर नया भाग बनता है। तो ये जो शुरुआती कंडीशन है, ये शुरुआती कंडीशन किसकी थी? एक महाद्वीप था जिसका नाम, वो पेंजिया महाद्वीप, ये पूरा इकट्ठा दिखाई दे रहा है, और आसपास जो समुद्र है उस पूरे समुद्र का नाम था पेंथालासा। तो पेंजिया का विखंडन हुआ, उसके अलग अलग टुकड़े हुए, और उसमें से भारत पहले अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिला हुआ था, और ये भारत का भाग ये नॉर्थ में जाकर सीधे एशिया में जाकर मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम था जिससे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, प्लेट का मूवमेंट इस तरह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द ओल्डेस्ट लैंड मास, द पेनिनसुलर पार्ट वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब इसमें फिर से समझने की बात है कि इस मैप में जो आप ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब ये गोंडवाना लैंड का भाग है ना। ये गोंडवाना लैंड इसको कहते थे। इसके उत्तर में जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया था, इसको अंगारा लैंड कहते थे। ठीक है ना। तो इंडिया क्या था? गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था। जो भारत का दक्षिणी भाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंड मास। अभी आप लोगों को बड़ी अजीब बात लगेगी कि ये पूरा भाग जो था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये सब पूरा इकट्ठा था, केवल एक भूभाग था पहले, जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है। द कन्वेंशनल करंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। अब ये कन्वेंशनल करंट्स क्या होती है? बेसिकली ये मान लो अर्थ की सरफेस है, और ये 50 से 100 किलोमीटर नीचे वाला भाग ये मैग्मा वाला पार्ट है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है यहाँ पर गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कोई भी चीज़ पृथ्वी की यहाँ पर अपनी सॉलिड स्टेज में नहीं रह सकती, इसलिए वो मेल्ट हो जाती है। तो क्योंकि वो मेल्ट हो जाती है इसलिए वो मैग्मा बन जाती है। तो ये मैग्मा से कन्वेक्शनल करंट्स यानी संवहनी धाराएं ऊपर की ओर बहती हैं। ठीक है ना। तो संवहनी धाराएं जब ऊपर की ओर बहती हैं तो फिर से देखो, ये क्रस्ट है और संवहनी धारा यहाँ से बहनी शुरू हुई, लेकिन जब क्रस्ट के पास ये धारा आती है तो ये अपने लेफ्ट में और राइट में मुड़ जाती है पृथ्वी के निचले स्तर पर। तो जिस जगह पर ये टकरा रही है लगातार, उस जगह पर उसको तोड़ देती है। उसको तोड़ दिया तो एक ये प्लेट बन गई लेफ्ट साइड वाली, एक ये प्लेट बन गई राइट साइड वाली।
अब क्या होता है, ये इसको ऐसे समझ लो, ये लेफ्ट वाली प्लेट हो गई और ये राइट वाली प्लेट हो गई, और ये नीचे से कन्वेक्शनल करंट चल रही है। यहाँ पर लेफ्ट में मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर राइट में मूवमेंट हो रहा है। तो इस मूवमेंट के चलते जो ऊपर की प्लेट है वो लेफ्ट में मूव करने लगेगी, हिलने लगेगी, और राइट वाली प्लेट राइट साइड में मूव करने लगेगी। ठीक है ना। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, जो भारत का जो उत्तर की ओर जो ड्रिफ्ट हो रहा है, भारत का उत्तर की ओर ड्रिफ्ट, अभी इसके पहले अपन लोगों ने मैप में देखा था, रिजल्ट्स इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, है ना। यानी ये इंडियन प्लेट जो थी, ये इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है, और ये उसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट है। तो ये उत्तर की ओर मूव कर रही है, इससे इंडियन प्लेट से ज़्यादा बड़ी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है ना। तो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। ड्यू टू दिस कोलिजन द sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। तो बेसिकली हुआ क्या, इसको ऐसे समझो कि ये एक भूभाग है, इसके ऊपर ये इंडियन प्लेट थी और ये एशियन प्लेट थी, ये दो प्लेट थी। इनके बीच में एक जियो सिंक्लाइन था। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन को हिंदी में कहते हैं भूसन्नति। भूसन्नति क्या होती है, दो प्लेट के बीच का ऐसा हिस्सा जो सकरा हो और पानी से भरा हुआ हो। तो इंडियन प्लेट से कई नदियां आकर इसमें मिलती थी, और यूरेशियन प्लेट से कई नदियां आकर यहाँ पर मिलती थी। तो इन नदियों ने अपना डिपोजिशन यहाँ पर किया, अपना जमाव, जो मलबा था, जो पत्थर थे, जो मिट्टी थी, उसका जमाव यहाँ पर लगातार करती गई। और टेथी समुद्र का जो बॉटम था वो लगातार नीचे 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 और नीचे बढ़ता गया। ठीक है ना, ये लगातार होता गया, ये लगभग 12-15 किलोमीटर तक डिपोजिशन होता रहा। लेकिन टेथीस समुद्र वो लगातार केवल इतना ही रहा, टेथीस समुद्र केवल इतना रहा, लेकिन जो डिपोजिशन होता रहा वो लगातार नीचे की ओर होता रहा। ठीक है ना। ये जियो सिंक्लाइन था। इस जियो सिंक्लाइन का नाम, जो भारत और यूरेशिया के बीच में जो जियो सिंक्लाइन थी, जो भू सन्नति थी, उसका नाम था टेथीस। वे आर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। तो क्या हुआ कि ये इंडियन प्लेट थी और ये यूरेशियन प्लेट थी, इनके बीच में एक भूसन्नति थी। इंडियन प्लेट नॉर्थ की ओर खिसकी और यूरेशियन प्लेट साउथ की ओर खिसकी। तो इनके बीच में, इनके नीचे जो टेथीस में जो मलबा जमा था, वो इनके बीच में प्रेशर पड़ने की वजह से ये ऊपर फोल्डेड माउंटेन या हिमालय के रूप में बन गया। लेकिन इसके साथ में एक और प्रॉब्लम आई यहाँ पर, कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो हिमालय बना टेथीस के ऊपर, तो इंडिया की तरफ वाला पार्ट गड्ढा बना रह गया और हिमालय इस तरफ बना। ये एक बड़ी बात थी। तो क्या हुआ आगे, इसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ से जो नदियाँ आती थी वो नदियों ने अपना डिपोजिशन इस तरफ किया, और हिमालय से जो नदियाँ आती थी उन्होंने अपना डिपोजिशन यहाँ पर किया, और ये वाला पार्ट पूरा लगातार भरता गया भरता गया भरता गया, और ये पूरा भर गया। तो विश्वास मानोगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार में अगर आप गड्ढा खोदना शुरू करो तो गड्ढा खोदोगे लगभग 8-10 किलोमीटर का, तो उसमें मिट्टी 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 मिलेगी। लेकिन इस प्रायद्वीपीय भाग में अगर गड्ढा खोदो तो यहाँ पर चट्टानें मिलेंगी केवल। यही इस बात को प्रूफ करता है कि जो गंगा वाला पार्ट है, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार वाला पार्ट है, यहाँ पर लगातार क्या है, मिट्टी का डिपोजिशन होता रहा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो पेंजिया का विखंडन हुआ और भारत किस तरह से उत्तर की ओर सरका, है ना, वो सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। पेंजिया का लगातार विखंडन होता रहा, और ये विखंडन होने के बाद, ये एक्चुअली 2 बार पेंजिया नाम का जो महाद्वीप था उसका विखंडन 2 बार हुआ है। जो उत्तर वाला भाग था पेंजिया का, जिसमें उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया है,
और दक्षिण वाला जो भाग था उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। ये दो अलग अलग पार्ट है, जो टेथिस के बाद दो पार्ट थे, और सॉरी पेंजिया के दो पार्ट थे, और उनके जो बीच वाला पार्ट था उसको कहते हैं टेथिस, यानी जियोसिंक्लाइन। ओके, आगे चलते हैं। ये इंडिया और किस तरह से हिमालय से टकराया, यूरेशिया से टकराया, और ऊपर की ओर हिमालय माउंटेन्स बने हैं। इंडियन प्लेट हैवी थी और इसलिए ये नीचे की ओर चली गई, और नीचे की ओर जाने से यहाँ पर हिमालय बने। ठीक है ना। तो द हिमालयन अपलिफ्ट out of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin। तो हिमालय का जो अपलिफ्टमेंट हुआ, जो हिमालय ऊपर की ओर उठा, जो टेथिस सागर में से, है ना, वो क्यों उठा? क्योंकि उत्तरी भाग जो था वो प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर हो गया था, प्रायद्वीपीय पठार नीचे की ओर चला गया था, और सॉरी, जो प्रायद्वीपीय पठार था वो नीचे की ओर चला गया था, और उत्तरी भाग ऊपर की ओर सरक गया था। इसके कारण बीच में, इन दोनों के बीच में एक बड़ा बेसिन बना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द डिप्रेशन, जो बीच में डिप्रेशन था, जो बीच में गर्त बना साउथ इंडिया और यूरेशिया के बीच में, ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विथ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये धीरे धीरे जो नदियों के सेडिमेंट्स थे, नदियों के जो डिपोजिशन थे, उनसे वो भरता रहा। बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ, जो उत्तर में माउंटेन्स हैं उनके द्वारा आने वाली नदियों से, एंड द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ द साउथ, और दक्षिण में जो नदियां बहती थी उन नदियों के जमाव से। बीच में टेथिस सागर का जो गहरा गड्ढा था वो भर गया, और फिर बाद में वो बना मैदान। ठीक है ना। तो इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। इस तरह से पुराना प्राचीन भूखंड था वो पेनिनसुलर इंडिया बना, और बीच वाला भाग जो गर्त था, उस गर्त में नदियों के द्वारा लाए गए डिपोजिशन से मैदान बना। तो अब इसका कंक्लूजन करते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। तो भारत का जो फिजिकल वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू constitute one of the ancient landmass on the earth surface। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भूभाग है वो पृथ्वी का एक सबसे पुराना भूभाग है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। इसको पूरी पृथ्वी का सबसे पुराना और सबसे मजबूत, बिना हिलने डुलने वाला लैंड मास माना जाता है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि यहाँ पर भूकंप वगैरह नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है। लेकिन अभी कुछ समय पहले भूकंप आए हैं। It was supposed to be one of the most stable land blocks। The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography। और जो हिमालय माउंटेन है वो बिल्कुल यूथफुल टोपोग्राफी है, क्योंकि पृथ्वी की उम्र हम लगभग 5.5 अरब वर्ष मानते हैं, और 5.5 अरब वर्ष, या उसको राउंड फिगर में अगर अपन मान लें कि उसकी उम्र 550 साल है। ठीक है ना। तो हिमालय की उम्र उसके बदले केवल 7.5 साल है। यानी अगर पृथ्वी की उम्र 550 साल है तो हिमालय की उम्र उसमें केवल 7.5 साल है। तो इसलिए हिमालय बिल्कुल अभी बच्चा है पृथ्वी के सामने। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हिमालयन टोपोग्राफी इज अ यूथफुल टोपोग्राफी। यूथ है, युवा है, नई है। विथ हाई पीक्स, इसमें बहुत सारे हाई पीक्स हैं, ऊंची चोटियाँ हैं। डीप वैलीज, इसमें गहरी खाइयाँ हैं, बहुत गहरी गहरी। एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि गहरी घाटियाँ हैं, और इसकी जो पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा ढाल वाले हैं, इसलिए यहाँ पर नदियाँ भी बहुत तेज़ी से बहती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट। जो उत्तरी मैदान है वो एल्यूवियल डिपॉजिट के हैं, यानी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हुए हैं। एंड द पेनिनसुलर प्लेटू इज कम्पोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। विथ जेंटली राइज हिल्स एंड वाइड वैलीज। यहाँ पर छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं
जिनके क्रेस्ट बहुत छोटे हैं और वाइड वैलीज, और इनकी जो नदी घाटियां हैं वो थोड़ी चौड़ी है ना, इस तरह से। तो इस तरह से भारत के 3 मेजर डिवीजन है, जिसमें पहला है माउंटेन्स, दूसरा है प्लेटू, ये प्लेटू है, और तीसरा है प्लेन। प्लेन लगभग प्लेन जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंक्लूजन खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे रिलीज करूँगा। ओके, थैंक यू।